और बहुत आसान चलिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम जो शुरू करने वाले हैं ये चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पीएससी के एग्जाम, आपका एसआई का एग्जाम और सबसे बड़ी बात आपके पटवारी के एग्जाम में तो आना ही आना है। और जब आता है महिला बाल विकास तो वहां पर महिला बाल विकास में दो चीजें आती हैं, एक मातृत्व यानी साइंस से जुड़ी चीजें, और आपने सुना होगा कि महिला बाल विकास के अंतर्गत एक कार्यालय होता है आंगनवाड़ी या बालवाड़ी, और ये होते हैं ग्राम स्तर पर। कहां होते हैं? ज्यादातर ग्राम स्तर पर होते हैं। इसलिए जब इनके एग्जाम आते हैं तो यहां पर ये चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन कई पेपर में इनसे क्वेश्चन आते हैं, कई में नहीं आते हैं। लेकिन पटवारी के पेपर में 1001% यहां से पेपर आएगा और बहुत डीप आएगा। तो इसलिए अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वहां से आपको बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान देना है, हर चीज को समझने का प्रयास करना है। अब वो टाइम नहीं रहा कि सीधा क्वेश्चन आएगा कि इस बैंक की स्थापना कब हुई, क्योंकि ये तो अब आप लोग एग्जाम देते देते समझ गए हैं कि एक ही पेपर के लगभग 100 सेट बनना है और बाल की खाल निकाली जाना है। यानी अब आपका पेपर आईक्यू पर आधारित हो गया है। दूसरी बात, हमारा आज एक काम और होना था, हमें पेपर हल कराना है, लेकिन आज आपकी क्लास मात्र 8 तक रहेगी। मेरी बच्ची का पेपर है आज और पेरेंट्स के साथ जाना है, यानी हमें खुद जाना है। सो हमें 8:30 पर निकलना, हम 8:15 तक आपकी क्लास ले पाएंगे। तो कल हम, अच्छा ये बता दिए सारे लोग बैठे, आपको 6 साढ़े 6 बजे आने में दिक्कत हो रही है? कल कोई नहीं आया क्लास, कल कोई क्लास नहीं आया कल, मतलब 2 दिन की छुट्टी थी, से थी, तीसरे दिन की भी थी। आप बता दीजिए फाइनल, अपन 6 बजे की जगह 7 बजे फाइनल ही कर देंगे, 6 बजे क्लास लगाए। जल्दी बोलो, कितने लोग आएंगे कल 6 बजे आएंगे? हम 6:10 पर कल आपका पेपर चालू करेंगे हल कराना, और 8 बजे चालू करेंगे अर्थशास्त्र। ओके, आज डायरेक्ट हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अब शुरू करें। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है? देखें, जैसा कि हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, तो यह शब्द आया एक व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब तुम समझते, एक सिस्टम, किसी चीज को तरीके से चलाना, यानी व्यवस्था। ओके, कैसे चलाएं, क्या करें ताकि कोई चीज बिगड़े ना। अब ये यहां पर आता है अर्थ। क्या आता है? तो ज्यादातर लोग इसे अज्ञान बस अर्थ को केवल पैसा समझ लेते हैं। नहीं, पहली बात तो अर्थ के 2 मतलब होते हैं। एक अर्थ का मतलब होता है मतलब, हम कहते तुम्हारा अर्थ क्या है, हम कहते तुम्हारा मतलब क्या है, वो हो गया हिंदी वाला। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था में हम अर्थ का मतलब पूछें तो हर वो चीज जो आपके जीवन को सरल और सुविधा युक्त बनाती है, सरल और ज्यादा से ज्यादा सरल बनाती है, वो सारी चीजें कहलाती हैं अर्थ। उदाहरण के लिए, आपका मकान है, आपका मकान होने से
आपका जीवन पहले से ज्यादा अच्छा हो गया, ये भी अर्थ है। आपकी जमीन भी अर्थ है। आपकी जमीन से जो गेहूं निकला, चना निकला, वो भी अर्थ है। आया ना? आपके घर में जो सोना चांदी रखा, वो भी। आपकी गाड़ी, क्यों? क्योंकि उसका उपयोग करने से आपका जीवन सरल हो गया। आपका जीवन सरल हो गया, प्लस क्या हुआ? आपका जीवन सुगम हो गया, सुविधा युक्त हो गया। है ना? तो वो सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं? अर्थव्यवस्था में। इसलिए फसलें, जानवर। अब आप कहोगे सर जानवर भी अर्थव्यवस्था में? बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके घर में जानवर हैं तो आप उनसे दूध का उत्पादन कर रहे हैं। तो एक तरफ आपके भोजन में सुगमता आ रही है, दूसरे तरफ उनसे जो दूध उत्पन्न हुआ उसको बेचने से आपके पास पैसा आ रहा है, सुविधाएं आ रही हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हर वो चीज के बारे में हम पढ़ेंगे जिससे आपका जीवन सरल, सुगम, सुविधा युक्त और कल्याणकारी हो रहा है। अब यहां पर कल्याण का मतलब क्या है? कल्याण का मतलब है आपका जीवन सुखमय हो। आपका जीवन ओके, सुखमय जीवन को ही कहते हैं कल्याणकारी जीवन। हम कहते हैं आपका कल्याण हो। कल्याण हो मतलब आप सदा सुखी रहें, आपके पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत ओके। तो इसका मतलब अब निकला कि कल्याणकारी जीवन हो, ऐसा जीवन बनाने वाली व्यवस्थाओं को हम कहते हैं अर्थ। फिर उनका मैनेजमेंट जमाना हम कहेंगे अर्थव्यवस्था। शर्मा जी एक बात बता दो, हमें कसम खा रखी है क्या? नहीं, हमें ये बता दो, हम डांट नहीं रहे, हम बस इतना बता दो, कसम खा रखी है क्या? बैग बाद में रखना। अब सारे बच्चे सुन लें, आप लोग कई बार हम पर ब्लेम लगाते हैं कि सर आप अड़ियल हैं, 6 बजे क्लास लगाओ, 6:15 पर आना, 6:30 बजे क्लास लगाओ, 6:45 पर आना, 7 बजे क्लास लगाओ, 7:15 पर आना। इससे हमारे दिमाग पर भी असर पड़ता है यार, हमारी सोच पर भी असर पड़ता है, हमारे पढ़ाने के फ्लो पर भी असर पड़ता है। मत पढ़ो यार, मत पढ़ो। आप अगर कल से टाइम पे आ सको तो पढ़ो, अदरवाइज मत पढ़ो आप। ठीक है, बैठ जाओ। तो सबसे पहली बात, हर वो चीज, अब यहां से कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, फैक्ट्रियों के बारे में पढ़ेंगे, जहां से रोजगार पैदा होता है वहां से पढ़ेंगे। तो हर टॉपिक आपका अर्थशास्त्र के अंतर्गत आना है। कारखाने, फैक्ट्रियां, जमीन, कृषि हो गए, बैंक हो गए, काय में आएंगे? अर्थशास्त्र। किसी को पूछना है? अब यहां पर कई सारे लोगों ने कई परिभाषाएं दी, लाइन टू लाइन नहीं रटना है, लेकिन पता होना चाहिए कि आखिर परिभाषाएं क्या दी हैं। ये टॉपिक हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे, बहुत आराम से ही पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 दिन का है, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े। यही टॉपिक अगर पटवारी की परीक्षा आ जाएगी तो हम 4 दिन में पढ़ाएंगे। कितने दिन में? और अभी हम आपको पढ़ाएंगे 12 दिन में। देखो आप, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। कौन को? अरे क्लियर है? अच्छा एक बात और, आपने सुन रखा होगा कि गुरु चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र पर एक किताब लिखी, लेकिन वो अर्थशास्त्र ये वाला अर्थशास्त्र नहीं था। उस समय जो अर्थशास्त्र था वो था कि व्यक्ति को, राजा को, जनता को कैसा जीवन जीना चाहिए उसके बारे में लिखा गया था अर्थशास्त्र। सुन रहे हो? राजा को कैसा जीवन जीना चाहिए, प्रजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पुरुष को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, महिला को क्या करना चाहिए, क्या नहीं।
वो उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? वो इस अर्थशास्त्र से बिल्कुल डिफरेंट थी। ओके, अच्छा माहौल बनाइएगा, बहुत बढ़िया चीजें आपको पता चलेंगी। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको? आगे बढ़े, अब अर्थशास्त्र है क्या? तो हमने कहा धन का शास्त्र है। क्या है? फिर वही बात, धन क्या है? वो सारी वस्तुएं जो हमारे जीवन को कल्याणकारी बनाती हैं, जो हमारे जीवन को धन है या अर्थ है। ओके, धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन, सभी पक्षों का अध्ययन। अब धन कहां से आया, कहां से पैदा हुआ, कहां खर्च करना है, कैसे बना है, इन सब का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। देखें, आगे बढ़ते हैं। अलग अलग विद्वानों ने परिभाषा दी। अल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं मनुष्य जाति के दैनिक जीवन का अध्ययन अर्थशास्त्र। अब देखो, इन्होंने परिभाषा केवल सुबह से लेकर शाम तक, आपके पूरे जीवन में आपने पेन का उपयोग किया, पेन भी अर्थशास्त्र है। आपने खाया पिया सब कुछ, ओके, क्यों? क्योंकि आप पूरे जीवन में वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं और अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा लग्जरी बना रहे हैं, तो सारी जीवन लीला ही आपकी अर्थशास्त्र है। एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ओके, अल्फ्रेड मार्शल फिर से कहते हैं कि पूर्व विस्तृत परिभाषा करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र धन के विज्ञान के साथ कल्याण का विज्ञान है। यानी वस्तुओं का अध्ययन तो होगा ही होगा, साथ में आपके जीवन को जो कल्याण हो रहा है, सुखमय जीवन आप जी रहे हैं, उसका अध्ययन करना ही। ओके, चलिए अब देखें जरा। सैमुअल्सन कहते हैं अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। रॉबिन्सन कहते हैं लक्ष्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करना। चलिए अब ये छोड़िए, वही चीजें हैं बार बार। देखो जरा, ये लिखा पूरा विज्ञान है और इसका केंद्र बिंदु धुरी, चारों ओर, काय के चारों ओर धन। क्लियर है? और जिसके माध्यम से विकास, कल्याण और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये छोटे छोटे शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और याद रखिएगा, अब पेपर आपके आईक्यू पर आधारित होता है कि निम्न में से आप किसे अर्थशास्त्र नहीं कहेंगे। ओके, बहुत आराम से समझिएगा। अब देखिएगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नाम सुना होगा आपने। इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के मामले में जाना जाता है। अब कल्याणकारी अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन को क्यों जोड़ा जाता है? बाकी सारे भी तो आए हैं, बाकी सारे तो, इनमें और अदर लोगों में क्या डिफरेंट रहा? बाकी सारे लोगों ने परिभाषाएं दी और नियम दिए ताकि धन कंट्रोल हो सके, लेकिन जिनका नाम हम पढ़ रहे हैं ये प्रसिद्ध क्यों हुए और इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों मिला, अब थोड़ा सा ये जान लेना जरूरी है। कई विद्वान आए, उन्होंने कहा भैया बैंक कैसे बढ़ेंगे? उन्होंने कहा ब्याज लगा दो, ब्याज बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, इससे पैसा बढ़ेगा। लेकिन जिनका नाम हम पढ़ रहे हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इनने कहा कि नहीं, सबसे पहली बात तो ये समझो कि धन मनुष्य की सुविधा के लिए है। अगर हमने ऐसे नियम लगाए जिससे धन तो बढ़ गया लेकिन मनुष्य की सुविधाएं घट गई, सुन रहे हो? फॉर एग्जाम्पल महंगाई। अब महंगाई से क्या होता है? अब महंगाई से बाजार से पैसा उठा तो लेते हैं, सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर लेता है, लेकिन जनता की कल्याणकारी सुविधाएं कम हो जाती हैं। तो यहां पर इनने कहा कि नहीं, आपको अर्थव्यवस्था को समझना होगा और आपको ऐसे नियम बनाना होंगे और ऐसा कंट्रोल करना होगा जिससे हमारा केंद्र बिंदु धन कमाना नहीं, मनुष्य का सुख कमाना हो।
हमें ऐसे नियम बनाना है कि जनता सुखी रहे। कौन सुखी रहे? लेकिन होता क्या है, ज्यादातर शास्त्री आते कैसे हैं? तो अभी आपने सुना होगा, बोले पेट्रोल महंगा हो गया, क्यों? क्योंकि देश चलाना है। अगर ऐसे लोग अर्थव्यवस्था में हो तो इनका कहना यह रहेगा कि नहीं, पहले जनता का सुख देखो आप। तो इसीलिए इस विधा पर इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और इन्होंने कहा कि हम तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर बल देते हैं, यानी हमारे लिए धन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कौन है? जनता। ओके, हम धन को कमाना तो चाहते हैं, हम धन को लेकिन उतना कमाना चाहते हैं जितने में जनता सुखी रहे। हम धन को कंट्रोल करने के लिए नियम तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कितने नियम बनाना चाहते हैं जिसमें जनता सुखी रहे, यानी बेसिकली जनता का कल्याण हो। बेसिकली, अरे क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आप सुनते जाएं, जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई एक गरीब आदमी 1.5 लाख का लोन, 2 लाख का लोन, 3 लाख का लोन अभी बैंकों से ले लेता है, तो आपने देखा होगा वो डिफॉल्टर हो जाता है, सिविल उसकी खराब हो जाती है, अंत में उसके ऊपर मकान सीज करने का, नीलामी करने की प्रोसेस चालू हो जाती है। देखिए आप, एक तरफ 3 लाख का लोन किसी कारणवश नहीं भर पाया, फसल खराब हो गई, कोई बीमार हो गया, छोटी सी अर्थव्यवस्था थी उसकी चौपट हो गई। वहीं पर बड़ी बड़ी पार्टियां, जैसे अभी आपने पेपर में सुना होगा, 17,000 करोड़ का व्यापार, 17,000 करोड़ का लोन व्यापारियों का माफ कर दिया जाता है। अब देखिए, इससे जनता पर प्रभाव पड़ता है। आपने एक आदमी का कितना माफ किया? आवाज नहीं आ रही है? 17,000 करोड़। 17,000 करोड़ माने 1-1 करोड़ 17,000 बार गिनो। कितने बार गिनो? 1 करोड़ रख दो, फिर 1 करोड़ गिनो, फिर 1 करोड़ गिनो, ऐसे 17,000 बार बंडल बनाओ। इतना लोन आपने एक कंपनी का माफ कर दिया। और एक तरफ जनता जब किसी कारणवश डाउन हो जाती है तो आप उनकी सीजिंग, कहीं उनकी सिविल खराब, कहीं उन्हें डिफॉल्टर घोषित करना, सारी प्रोसेस करते हैं। तो इससे जनता के सुखमय जीवन पर, अब वो 17,000 करोड़ कहां से वसूल करोगे आप? कहां वसूल करोगे? टैक्स लोगे, जीएसटी लोगे, ये लोगे, वो लोगे, पेट्रोल महंगा करोगे, तो 17,000 करोड़ हमें चुकाना पड़ेंगे। फायदा किसको हुआ? एक को। तो ऐसे अर्थशास्त्री भी जो सरकार को सलाह देते हैं कि इनका माफ कर दो, और ऐसे अर्थशास्त्री भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें जनता प्रमुख है। अब इनने क्या कहा? बेसिकली बातें क्या कही इनने? इनने ये कहा कि अमृत सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित हम बता चुके हैं। इनके अनुसार आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य, आप कह रहे हैं ना आर्थिक विकास होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं हमारा आर्थिक विकास ये नहीं कि तुम 10 के बैंक 50 कर दो, हम ये नहीं कह रहे सड़कें और ज्यादा बड़ी कर दो, आप 2 लाइन की 4 लाइन कर दो। सुन रहे हो? हमारा मेन उद्देश्य है मानवीय विकास। क्या है? मानव को अच्छी अस्पतालें मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा जीवन स्तर मिले, अच्छा भोजन मिले। सुन रहे हो? हमारा उद्देश्य ये है। समझ में आ रही बात? पता चला बैंक तो बढ़ गए लेकिन जनता भूखी मर रही। आपने बैंक का कार्यालय तो बड़ा सुंदर है, अंदर पूरा एसी है, 5 मंजिला कार्यालय है, लेकिन उस एरिया की जनता भूखी मर रही है। तो ऐसे विकास का कोई मतलब? सुन रहे हो आप? तो इनका कहना है कि हमारा मेन लक्ष्य क्या है? सुनाई नहीं दिया। अब इनने खासम खास बिंदु बताए, हालांकि इनकी रिपोर्ट बहुत लंबी है, खास बिंदु हम बता रहे हैं आपको। इनके अनुसार अर्थव्यवस्था जन उन्मुख होनी चाहिए। जन माने जनता पर आधारित होना नहीं। आ रही बात समझ में? पैसे पर आधारित नहीं, क्या पर आधारित? अरे क्लियर है? अर्थव्यवस्था
जनता पर आधारित होना। एक बात, सबसे आर्थिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। इसका क्या मीनिंग है? पता चला गरीब आदमी ने जैसे तैसे करके बैंक में पैसा जमा किया, तुमने कहा बैंक डूब गया, तुमने क्या कहा? बैंक डूब गया। अब बेचारे की उतना ही पूंजी तो थी 10-5 हजार रुपया, तो तुमने कहा बैंक डूब गया, उसका पैसा डूब गया और उसका टोटल उतना ही था कुल, हाँ या ना? गरीब होने के कारण उसके 10 बैंकों में खाते नहीं थे। तो सबसे पहली बात कि एक निर्धन व्यक्ति की छोटी मोटी उसके बाद जो पूंजी है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। सुन रहे हो? विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। मतलब आप विश्व में पैसा इन्वेस्ट करो, लोन ले लो, लोन दे दो, सब कुछ करो, लेकिन जब ये एकीकरण करो तो इस बात का ध्यान रखो कि हमारा राष्ट्र खतरे में ना आ जाए। नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपने श्रीलंका का हाल देखा। वहां श्रीलंका की सरकार ने क्या किया? चुनाव जीतने के लिए इतने वादे कर डाले, इतने वादे कर डाले, और ऐसा जितना आपके बजट में था ही नहीं। सुन रहे हो? एक बार ऐसा थाईलैंड में हुआ था। थैला भर के लोग नोट ले जाते थे, 1 किलो आलू लाते थे। लेकिन सोचिए आप 2 मिनट के लिए सोचिए, थैला, अब आपने सुन तो लिया कि थैला भर के नोट ले जाओ और 1 किलो आलू ले आओ, मालिक ना करे। सोचिए 2 मिनट के लिए हम श्रीलंका में रह रहे होते आज, थैला भर के कौन ले जाता? जिसके पास थैला भर के है। अरे हम और आपके पास तो जेब भर के भी नहीं है, तो हम तो गए, हम तो भूखे ही मर गए। थैला भर के तो वो ले जाएगा जिसके पास थैला भर के नोट है। बात को समझो। तो अमर्त्य सेन जैसे व्यक्तियों ने ये बात पहले से सुनिश्चित की है कि भैया आप सब कुछ करें, लेकिन पहले राष्ट्रीय बचाव का ध्यान रखें। आप निर्धन व्यक्तियों को सुरक्षा दें, जनता को पहले ध्यान में रखें, ओके, कि कहीं भविष्य में ऐसी नौबत ना आए। आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान। नहीं आ रही बात समझ में? आप ऐसा ना हो कारखाने खोलते जाएं, व्यक्तियों पर ध्यान ना दें, बैंक खोलते जाएं, व्यक्तियों पर ध्यान ना दें। एक्चुअली आपका टारगेट व्यक्ति होना चाहिए। अब आगे बात समझ में? इसी को कहते हैं कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? पक्का? अरे क्लियर है? कई सारे लोग जो अभी खास तौर पर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने कई बार देखा होगा, वो बहुत ज्यादा पक्ष लेते हैं कि किसी चीज को फ्री में बांटना बहुत अच्छी बात है। आप एक बात याद रखिए, अगर आप किसी चीज को बजट से ज्यादा फ्री बांट रहे हैं तो जो व्यक्ति फ्री ले रहा है वही खतरे में है, क्योंकि भविष्य में वो भुखमरी को जन्म दे रहा है। जब आपका जेब खाली हो जाएगा, पैसा नहीं बचेगा, आज तो फ्री खा लोगे। ये उसी तरीके से जैसे पिता की संपत्ति को अगर 4 औलादें फ्री में बैठकर खाएं, कितने साल खा सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल। एक वक्त आएगा जब उन्हें भूखा मरना होगा, और अगर उसकी जगह वो खाएं तो, लेकिन बदले में मेहनत भी करें, बदले में तो संपत्ति बनी भी रहेगी
और इधर से आपका खर्चा भी चलेगा। तो ये हर जगह फार्मूला लागू होता है। बस अब नेताओं को क्यों मतलब नहीं होता, सरकारों को क्यों मतलब नहीं होता? सरकारों को लगता है कि आज हम कुर्सी पर बैठ जाएं। भाई हमारे बाप का खजाना तो है नहीं, कल चुनाव हार जाएंगे, हम देश छोड़ देंगे। सुन रहे हो? लेकिन आज हमें कुर्सियां मिल जाएं, और याद रखिएगा, खतरे में होता है व्यक्ति, खतरे में होता है मानव। कौन सा मानव? जो यहां का मूल निवासी है, एक आम नागरिक। ये आज जैसे अपन सोचते हैं भैया, कई सारे लोगों ने सुना भैया हमें तो ये मिल गया, हमें तो वो मिल गया, आप क्या चाहिए? अब भविष्य के लिए खतरे में हो आप। जिस दिन ये पैसा खत्म हुआ फिर क्या करोगे? तो आप, और ये नहीं, अब देखो, अब आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं। आपको एक तरफ पेपर तो पता चलने वाला है ही, साथ में पता चलने वाला है कि आखिर अर्थव्यवस्थाएं होती क्या है। अब बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है, एक उदारीकरण, जिसे अपन कहते हैं ना प्राइवेट, है ना, निजीकरण। अब आपको निजीकरण भी पता चलने वाला है। और ऐसा नहीं कि हम सरकार के विरुद्ध पढ़ा रहे, एक्चुअली हम पढ़ा रहे हैं परीक्षा के लिए, और आपको पता चलेगा कि निजीकरण के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। अब जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में, भारत रत्न पुरस्कार मिला अमर्त्य सेन को 1999 में, अर्थशास्त्र के 5 स्तंभ। अब देखो जरा, अर्थशास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हम किन बिंदुओं पर पढ़ते हैं? पूरा अर्थशास्त्र। एक, पहला उत्पादन, कोई भी हो, गेहूं हो, चावल हो, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, इसका उत्पादन कितना हुआ? सुन रहे हो? कहां हुआ, कितना हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ? और इसी पर निर्भर करता है इसका मूल्य। सुन रहे हो? एक बात। नंबर 2, उपभोग। क्या? ओके। अब वो पैदा हुआ है, जितना पैदा हुआ उससे ज्यादा इसका यूज है या कम यूज है? अगर यूज ज्यादा है, अगर यूज है, जैसे पानी ले लो, भारत में पानी ज्यादा है और ज्यादा उपयोग कम है, तो भारत में पानी लगभग फ्री है। अगर आप बिस्लरी नहीं पीते हैं तो पानी फ्री है। सुन रहे हो ना? लेकिन अगर यही चीज बाहर देखी जाए कि वहां पर यूज ज्यादा हो, पानी कम है, तो वहां पर पानी भी सोने की मात्रा से ज्यादा महंगा है। सुन रहे हो? अच्छा, एक आदमी ने प्रश्न किया कि बताइए सर, महंगा क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, किस चीज की वैल्यू, पानी की या सोने की? तो ये समय निर्धारित करता है कि पानी की वैल्यू है या सोने की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोने को इसलिए, भारतवासी सोने को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि आपके पास पानी हर दूसरे घर में एक नलकूप है। आपको पानी पीने के लिए कोई भी दे देगा, लेकिन सोना आपको कोई, आप किसी ऐसी खदान में चले जाओ जहां सोना पड़ा हो लेकिन पानी दूर दूर तक ना हो, तो आप कहेंगे सोना एक काम करो, हमसे 2-4 टुकना ले लो, बस एक बोतल पानी दे वहां पर। अच्छा, एक बात, सबसे अर्थशास्त्र से हटकर बात कर रहे हैं, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वो चीजें हैं जिन्हें आप अपने शारीरिक विकास में इस्तेमाल कर सकते हैं। हवा, पानी, भोजन, है ना? बाकी दुनिया की जितनी भौतिक चीजें हैं, ये मात्र आप प्रतिष्ठा बताने के लिए, प्रतिष्ठा बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इनका आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मकान, मकान आपका एक कमरे का भी है तब भी आप जीवन सुरक्षित काट सकते हैं, लेकिन आप स्टेटस दिखाने के लिए आप 4 मंजिल मकान बनाते हैं। किसी का मकान 10 लाख का होता है तो किसी का मकान 1 करोड़ का होता है ना? वहीं पर यदि देखा जाए तो अंबानी भाई का मकान हजारों करोड़, केवल ये वैभव है।
लेकिन इनका सच पूछा जाए तो आपके जीवन में जो प्राकृतिक रूप से आपको जीवन की वस्तुएं मिली हैं, मान के चलिए हम आपसे कहें कि हम आपको 30,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन हवा नहीं दे रहे हैं, जिंदा रह पाओगे? सरकार आपको 50,000 करोड़ दे रही है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दे रही है, चल जाएगा? आपको 1,00,000 करोड़ पैसा दिया जाता है, लेकिन भोजन नहीं दिया जाएगा, चलेगा? पैसा छीन लिया जाए, मकान छीन लिया जाए, सोना छीन लिया जाए, गाड़ी छीन ली जाए, लेकिन प्राकृतिक चीजें दे दी जाए तो हमारा जीवन तो महत्वपूर्ण क्या है? प्राकृतिक चीजें, हाँ या ना? जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? ये भौतिक चीजें जो है ये आपका स्टेटस दिखाने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये मात्र स्टेटस लेवल है, आपके जीवन के लिए जरूरी नहीं है। यानी ये मानव कल्याण बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। आपके वहां मकान एक, अब किसी के 6 मकान, लेकिन आवश्यकता कितने की है? एक। अब क्यों जमीनें महंगी हो गई? जमीनें महंगी क्यों हो गई? एक, हर आदमी को सुनो, आप हर आदमी के मुंह से सुनो, कह यार प्लाट ले लू, जबलपुर नाका पर बिक रहा है, चलो तो भी ले लो, फिर का प्लाट ले लो सागर ना। एक आदमी का जीवन, एक आम आदमी की बात कर रहे, उसका मकसद है प्लाट ले लो, प्लाट ले लो, प्लाट ले लो। सच बताना ईमानदारी, आवश्यकता कितने की है? एक की खरीद रहा है 6। जब 6 खरीदेगा तो महंगाई बढ़ेगी, उसने खुद ही दाम महंगे कर दिए। तो जब आवश्यकता से अधिक चीजों का जमाव हो जाता है तो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, और यही महंगाई का कारण है। आपने लोगों को दिखाने के लिए सोचा कि हम 6 प्लाट कर लें, एक की जगह कितने कर लें? 6। आपको आवश्यकता नहीं है, आप फिर बेचेंगे, फिर ये करेंगे, लेकिन आपने उस चीज को वैल्यू, जो वैल्यू आपकी मान के चलिए 100 रुपए फुट होना थी, वो पता चलोगे 3,000 रुपए वर्ग फुट। ओके, चलिए अब उत्पादन, तो हम उत्पादन आपको बता चुके। दूसरा, उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उसका उपयोग उत्पादन से ज्यादा है या उत्पादन से कम? अगर जितना मांग, जितना उत्पादन है उससे ज्यादा डिमांड है तो चीज महंगी हो जाएगी, और अगर उपयोग कम है और उत्पादन ज्यादा है सस्ती हो जाएगी। पक्का? अरे क्लियर है? देखें, वितरण, कई बार क्या होता है कि अब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहां तक कैसा हो पा रहा। एक जगह उत्पादन हुआ, अलग अलग राज्यों में हमें भेजना है, वहां तक हमारा माल कैसे पहुंच रहा है, किन साधनों से पहुंच रहा है, आसानी से पहुंच रहा है या कठिनाई से पहुंच रहा है, इस पर भी निर्भर करता है कि वो वस्तु महंगी होगी या सस्ती। हाँ या ना? एक बात, विनिमय, ओके, लेन देन, तो अर्थशास्त्र में हम इसका अध्ययन करते हैं। लोकोक्ति, फिर वही बात, समाज, मानव, तो इतनी सारी चीजों पर हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। फिर एक बार देख लें, हम उत्पादन के बारे में बात करेंगे, हम उपभोग के बारे में बात करेंगे, हम वितरण, कहां कोयला है, कहां लोहा है, कहां सोना है, यह कहलाता है वितरण। कहां कोयला पाया जाता है, कहां सोना पाया जाता है, कहां जस्ता पाया जाता है, कहां गेहूं ज्यादा होता है, कहां चावल ज्यादा होता है, सुन रहे हो? ये क्या कहलाता है? वितरण। इन्हें हम खरीदते और बेचते कैसे हैं? और यहां पर आ गई है जनता यानी मानवीयता। अब आ गया अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। सही है? अब यार हमें मजा नहीं आ रहा आपकी आवाज। आप ये बात बताइए, आपको हर चीज समझ में आ रही है? ये बेस है, अगर ये समझ में आएगा तो आगे की चीजें समझ में आएंगी। अब बात आती है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, और बहुत मजेदार टॉपिक आने वाला है जिसे हम कहते हैं सरकारी और प्राइवेट। बहुत मजेदार टॉपिक आने वाला है। हम 1 मिनट में पानी पी करके आ रहे हैं, फिर हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है?
वो बार बार कह रहे बहुत ध्यान से समझना, ये 10 दिन का टॉपिक है, सुन रहे हो? पानी पिला दो यार। पेंसिल तो नहीं लाए? चलो, यहां देखें आप। अब सबसे पहली बात, अर्थव्यवस्था को कई प्रकार से डिवाइड किया गया है अध्ययन की दृष्टि से। पहली बात आता है कि कंट्रोल किसका है, कंट्रोल के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर। तो एक होता है जब किसी एक आदमी के हाथ में कंट्रोल हो, उसी को हम कहते हैं प्राइवेट, उसी को हम कहते हैं उदारीकरण, उसी को कहते हैं निजी। सुन रहे हो? हर आदमी अपनी कंपनी का मालिक। और एक व्यवस्था होती है जिसमें सारे समाज का स्वामित्व हो। जैसे आज उदाहरण के लिए रेलवे, रेलवे हम सब का है, हम सब का है यानी सरकार का है, हाँ या ना? सड़कें हम सब की हैं यानी सरकार की है, हाँ या ना? वहीं पर यदि हम एक मोबाइल कंपनी को देखें तो मोबाइल कंपनी हमारी नहीं है, वो किसी एक व्यक्ति की है। तो आप पहले अर्थ समझ गए कि एक कहलाता है ऐसी अर्थव्यवस्था
जिस पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो, अधिकार हो। अरे क्लियर है? उसे क्या कहते हैं? उदारीकृत अर्थव्यवस्था, प्राइवेट अर्थव्यवस्था, निजीकरण की अर्थव्यवस्था। क्लियर है? अरे क्लियर है? एक अगला कदम हमने रखा, हमने कहा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके संसाधनों पर समाज का अधिकार हो, समाज का कंट्रोल हो, समाज का नियंत्रण हो, वो कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहलाती है? और एक तीसरी अर्थव्यवस्था आती है जिसमें कुछ सरकार का पैसा लगा हो, कुछ प्राइवेट पैसा लगा हो, दोनों का अधिकार हो, लेकिन ज्यादा नियंत्रण सरकार का हो। ज्यादा नियंत्रण उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? तो ऐसी अर्थव्यवस्था में दोनों के गुण मिल जाते हैं। एक तरफ प्राइवेट पैसा लग जाता है, एक तरफ सरकारी लग जाता है, कंट्रोल सरकार का हो जाता है, देखरेख प्राइवेट हो जाती है। सुन रहे हो? तो इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। सुन रहे हो? जबकि रूस यदि हम देखें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। समाजवादी। सुन रहे हो? जबकि वहीं पर हम अमेरिका देखें, फ्रांस देखें, ब्रिटेन देखें, सुन रहे हो, तो ये निजी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। अब आगे हम समझाएं, इसके पहले जरा आप थोड़ा सा निजी अर्थव्यवस्था के बारे में देखना। आप जरा ये सुन लीजिए। नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर उदारवादी यानी प्राइवेट, समाजवादी यानी पब्लिक, ओके, मिश्रित यानी दोनों, ओके। अब उदारवादी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये प्राइवेट है, तो पैसा किसका लगेगा? प्राइवेट का। एक आदमी मालिक रहेगा, बाकी सब नौकर रहेंगे। एक आदमी मालिक रहेगा, बाकी सब नौकर रहेंगे। फायदा एक का, बाकी सब केवल वेतन। नहीं आ रही बात समझ? इस पर अधिकार सबका रहेगा, और ये जो है अधिकार सबका भी है और पैसा प्राइवेट भी लगा है। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा दिमाग पर जोर करने वाली बात है प्राइवेट। ये देखो आप, प्राइवेट में क्या होता है, कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इसके भयानक परिणाम भी हैं। नहीं आ रही बात समझ में? जो शक्कर खाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर ज्यादा खा लो तो इसके भयानक परिणाम भी हैं। हाँ या ना? अब इसके कुछ फायदे हैं, कुछ कुछ हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सुन रहे हो? जैसे आप प्राइवेट अस्पताल में जाओगे और सरकारी अस्पताल में जाओगे तो देखने में तुम्हें लगेगा, देखो यार व्यवस्थाएं कितनी बढ़िया है। कहां? प्राइवेट। सरकारी में सब अव्यवस्थित है, प्राइवेट में सब व्यवस्थित है। हर काम के लिए एक खिड़की है। प्राइवेट में बस तुम पहुंच जाओ, सो अस्पताल के हो गए। जब तक सांसें हैं, जब तक प्राइवेट के हो गए, आपको कहीं नहीं आना। हर पर्ची तुम्हारे काउंटर पर आएगी, कहां एक्सरा हो गया, कहां पर ईसीजी हो गई, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो सारी पर्ची वहीं आ गई। लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि जब तक इलाज हुआ तब तक तुम्हारा मकान बिक गया, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, बाई थी खती। तो बहुत सारी चीजें। कोरोना आया, कोरोना में सबको पता दवाई है ही नहीं। उस समय कोरोना की कोई दवाई नहीं है।
गवर्नमेंट अस्पताल ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही, कैसे भी हो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां? सरकारी। हाँ या ना? प्राइवेट में वही इलाज 7 लाख से शुरुआत, 7 लाख से, और अंत में ऑक्सीजन नहीं, सो मरना तय है। तो अब आप देखिए अंत कहां सही आ गया, आ गया। तो अब ये बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ इनमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब देखिए, आप पहले इस बात को समझिए कि उदारवादी अपवैश्विक संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था और एक आती है बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि माल बाहर आने में भी दिक्कत नहीं और जाने में भी दिक्कत। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था खुली है, हाँ है ना? कुछ मामलों में टैक्स है लेकिन आवा जाना बंद नहीं। सुन रहे हो? और कई देशों की जितनी लिबरल है, जैसे दुबई हो गया, हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, यहां तो टैक्स भी नहीं है, यानी यहां पर आसानी से माल लाओ वो माल ले जाओ। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था ऐसा देश जो बाहर से ज्यादा लेन देन नहीं रखता, न वो बाहर से माल बुलवाता है न बाहर माल भेजता है। कड़े नियम है, बहुत ज्यादा जांच है। सुन रहे हो? अच्छा, एक वर्ड आता है स्मगलिंग। क्या होती है स्मगलिंग? तस्करी। क्या? कैसा? नहीं नहीं नहीं, बिना टैक्स के नहीं। एक्चुअली जिस चीज को सरकार रोके, तस्करी। जिस चीज को सरकार रोके, चोरी छुपे उस चीज को ले जाना। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे सरकार कह रही टैक्स दो, तुम बिना टैक्स के ले जा रहे, तब भी तस्करी है। अगर सरकार कहे कि भैया तुम्हें अफीम नहीं लाना है, तुम फिर भी ले आए, ये भी तस्करी। तो सरकार और नियमों के विरुद्ध आयात निर्यात करना, हाँ या ना? जैसे आप सोना बाहर से लाते हैं, टैक्स दे करके लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप चुरा करके लाते हैं, स्मगलिंग है। समझ में आ रही बात? तो ये खुली अर्थव्यवस्था बनना व्यवस्था समझ गए। चलो और आगे बढ़ते हैं। विकास के आधार पर अविकसित, जिसका भी पूरा मतलब अभी डेवलप ही नहीं है, विकासशील जो डेवलप हो रही है, हाँ या ना? और एक जो डेवलप हो चुके हैं, अभी बाद में हम इस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अब आ गए हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था यानी प्राइवेट। पहले केवल नाम, फिर इसका डिटेल। ओके? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य, या राज्य का मतलब है सरकार, राज्य मतलब और सरकार यानी कौन? जनता। सुन रहे हो? न्यूनतम नियंत्रण ओके, तथा निजी क्षेत्र का अधिक प्रभाव होता है, उसे उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह एडम स्मिथ के लेसेज हेयर या हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है। इसमें बाजार की शक्तियां अधिक प्रभावकारी होती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, फिर वही बात, ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर राज्य का महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है, राज्य के हाथों में सारा कंट्रोल होता है। उत्पादन के साधनों पर भी सार्वजनिक कारखाने हो, कोई भी चीज हो, सरकार का नियंत्रण रहता है, यानी समाज का रहता है। बाजार पर सरकार का नियंत्रण रहता है। भूतपूर्व सोवियत संघ ने वही बात, रूस की अर्थव्यवस्था। अच्छा, मिश्रित बता चुके दोनों, हाँ है ना? अब ये अर्थव्यवस्था की अवधारणा दी थी प्रोफेसर कीन्स ने, और भारत में लागू कराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसे हम डिटेल में पढ़े, आज हमारे पास समय कम है, लेकिन जरा सुन लीजिए। प्राइवेट के पहले जनरली, फिर हम स्लाइड में वन बाई वन। प्राइवेट के फायदे क्या हैं? प्राइवेट का सबसे पहला फायदा है कि आदमी स्वतंत्र है कि हमें बिजनेस कौन सा करना है। पहला,
आपके पास पैसा है, आप कपड़े का धंधा करें, लोहे का धंधा करें, सोने का करें, चांदी का करें, आइसक्रीम बेचने लगे, आपके ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर कोई बॉन्ड नहीं है। एक बात। दूसरी बात, तो एक बात तो आप स्वतंत्र हैं। नंबर 2, आप माल बनाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आपको पता है गर्मी आ गई, अगर आप आइसक्रीम का धंधा करते हैं तो आइसक्रीम ज्यादा बनाना है, ठंड आ गई कम बनाना है या नहीं बनाना है, हाँ या ना। अब सरकारी ऑर्डर पर नहीं चलना है, आपको डिमांड के अकॉर्डिंग काम करना है, डिमांड के अकॉर्डिंग। यानी एक और है कि आपका जो माल का उत्पादन है वो निर्भर करेगा मांग पर, मांग पर, कि मांग कम है या मांग ज्यादा है। अब सरकारी डिमांड पर निर्भर नहीं। सरकारी डिमांड क्या है? सरकारी एक लेटर चला गया, माल पैदा हो गया, पता चला सड़ने डला है, नहीं आ रही बात समझ में। अब वहीं देख लीजिए, रेलवे का लोहा जगह जगह पड़ा है, जंग लग रही है, लोग चुरा के ले जा रहे हैं, ओवर चल गया, कहीं गिट्टी ओवर डली है, कहीं कुछ हो गया। अब सरकारी पुस्तकें देख लो, पता चला कार्यालय में सड़ रही हैं, हाँ या ना। इतना ओवर माल आ जाता है कि पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो मांग पर निर्भर नहीं, ऑर्डर, सरकार का ऑर्डर क्या है इस बात पर निर्भर। कई बार पता चला कि है ही नहीं माल, लेकिन ऑर्डर नहीं आया। अब ऑर्डर नहीं आया, भली नहीं है, लेकिन हमें जब तक लेटर नहीं मिल जाएगा हम काम नहीं करें, तो वो सरकारी वाला मैटर। अब जब बात आती है मांग की, अब एक आपकी कंपनी है, एक दूसरे की कंपनी है, एक आपकी होटल है, एक दूसरे की होटल है, एक आपकी अस्पताल है, एक दूसरे की अस्पताल है, एक इनका स्कूल है, एक इनका स्कूल है, दोनों प्राइवेट हैं। अब क्या हुआ? दोनों में कंपटीशन, दोनों में हमारा धंधा अच्छा चले तो हम सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा, बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं देने का हम प्रयास करेंगे, इसलिए क्योंकि आप हमारे यहां आए। हम कोशिश करेंगे हमारी कंपनी टॉप पर पहुंचे। हम चाहेंगे, अब आप होटल वालों को देख लीजिए, ये दमोह का सबसे टॉप होटल है, ये जबलपुर का सबसे टॉप होटल है, सुंदरता है, कांच लगे हैं, ये सुविधा वो सुविधा, ताकि ग्राहक हमारे पास आए। अब मोबाइल को ले लीजिए, पहले मोबाइल आता था, फिर उन्होंने कहा हमारा मोबाइल लो, क्यों? क्योंकि हमारे में रिंगटोन भी है। एक कदम आगे उन्होंने कहा नहीं, इनमें तो केवल रिंगटोन है, हमारे में वीडियो भी है। फिर अगली कंपनी है, उन्होंने कहा ये इनमें केवल वीडियो है, हमारे में कैमरा भी है। फिर उन्होंने कहा अच्छा उनमें इतना पिक्सल है, हम इतने पिक्सल का दे रहे। तो आप देखिए, मोबाइल को कंप्यूटर बना दिया, लेकिन किसने बना दिया? होर ने। कौन ने? सुन रहे हो? वही BSNL का चोंगा जी वाला, इतने लगाओ और इतने लगाओ, लेने हो सो लो, न लेने हो सो न लो। क्यों? क्योंकि उसका अधिकारी को उतनी तनख्वाह मिल रही है। तुम कनेक्शन ले सो और न ले सो, उसको कोई लेना देना नहीं है। आप इंदौर एक बस में जाओ, लिखा रहेगा लग्जरी बस, AC है, फलान है, ढिकान है, कंडक्टर पूरी सुविधाएं बताएगा, हमारी बस में चलो, सारी सुविधाएं हैं। वहीं पर एक ट्रेन आ रही इंदौर जाने वाली, बस आ रही, सफाई नहीं है, तुम्हारी अटकी हो सो जाओ, ने अटकी हो सो नहीं जाओ, हम तो जा ही रहे, और तुम इतनी देर में नहीं चले सो हम तो निकल ही गए हैं। नहीं आ रही बात समझ? तो ये प्राइवेट और सरकारी के, प्राइवेट में प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, अपने माल को बेहतर से बेहतर बनाना, अपने माल को हर क्षेत्र में, चाहे स्कूल हो, आपका प्राइवेट स्कूल है, हमारा प्राइवेट स्कूल है, हम कह रहे हैं हमारे यहां पढ़ाई अच्छी होती है,
हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छी है, हमारे यहाँ सुविधाएं अच्छी है, हमारे यहाँ पुस्तकें अच्छी हैं, हमारे यहाँ अनुशासन अच्छा है, हमारे यहां बढ़ाइए। अब दूसरा कह रहा है कि रुक जाओ, इस साल ठीक है, अगले साल तुमसे बेहतर कर, तो वो स्कूल और बेहतर हो गया। फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम आगे निकल गए, हम नई बिल्डिंग बनवा रहे, और आगे बढ़ गए। तो इससे क्या हुआ, लगातार कंपटीशन बढ़ा। और इससे फायदा किसे मिला? इससे फायदा मिला जनता को। क्या फायदा मिला? क्वालिटी का। काय का फायदा मिला? जनता के सामने वही चीजें क्वालिटी निखर निखर के आई। हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये सारी चीजें तो क्वालिटी का कंपटीशन हो गया। अब यहां पर जो सबसे बात, अब ये बात तो हो गई कि एक तरफ मांग के अनुसार माल आया, यहां पर स्वतंत्र हो आप। हाँ या ना? अरे क्लियर है? लेकिन अब इसका जो कम शब्दों में हम बता दें, फिर इसके बाद हम जानकारी कल हम पढ़ेंगे, एक्चुअली हमारे टाइम हो रहा है। क्योंकि अब देखें जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि यहां पर एक है मालिक, और ये मालिक कौन बन सकता है? हम और आप मालिक नहीं बन सकते। मालिक वही बन सकता है जिसके पास इतना पैसा है, जिसके पास पूंजी है, वही कारखाना डाल सकता है, वही कंपनी ले सकता है। और अब दिक्कत यहां यह है कि यह मालिक कौन बन सकता है? यह मालिक बनता है खानदानी। ये खानदानी आदमी मालिक बनता है, मेहनत करने वाला आदमी यहां मालिक नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, अंबानी भाई के लड़के को विरासत में कंपनियां मिली हैं। हम और आप उस कंपनी के मालिक नहीं बन सकते, हम कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन उतनी पूंजी हमारे पास इकट्ठी अभी नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि बड़ा आदमी हमेशा इस सिस्टम में बड़ा आदमी रहता है, और गरीब आदमी इस सिस्टम में हमेशा गरीब रहता है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि कारखाना मेहनत करने वाला कभी खरीद नहीं सकता। और पूंजी की एक विशेषता है कि एक बार जिसके पास जाता है तो वो खानदानी लेवल पर ट्रांसफर होती है। टाटा का बेटा टाटा कंपनी का हमेशा मालिक रहेगा क्योंकि उसके पास पूंजी है। लेकिन अब खतरा कहां है? खतरा यहां है कि अगर मालिक का बेटा मालिक तो रहेगा, लेकिन अगर इसका डायरेक्टर, इसका प्रबंधक, मैनेजर का बेटा मैनेजर नहीं रहेगा। मैनेजर मेहनत के दम पर मैनेजर बना है, और अगर वो ना रहा तो बेटे का कोई भरोसा नहीं है कि वो मैनेजर रहेगा या नहीं। सुन रहे हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट इस मामले में, इस अर्थव्यवस्था में खतरा यह है कि इसमें एक निश्चित वर्ग का चारों तरफ दबाव बन जाता है, और उस दबाव को आप कभी पलट नहीं सकते। लेकिन अब आप कहोगे सर तो इसमें समाजवादी में, ठीक है बता रहे हम तुम्हें, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता ये मान के चलो रेलवे। अब रेलवे के डायरेक्टर अगर आपको बनना है तो आप में से कोई भी आदमी अगर इतनी योग्यता रखता है और अगर वो कंपटीशन की दम पर चाहे तो जिले का मालिक बन सकता है, रेलवे का डायरेक्टर बन सकता है, बैंक का डायरेक्टर बन सकता है। वो खानदानी तौर पर नहीं बना है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि जमीन से उठा आदमी टॉप पर पहुंच सकता है, लेकिन प्राइवेट में जमीन का आदमी टॉप पर नहीं पहुंच सकता। ये विरासत है। समझ में आ रही बात? यहां पर यदि मालगुजार है तो मालगुजार का बेटा ही मालगुजार होगा, एक गांव के किसान का बेटा मालगुजार नहीं होगा। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जमीन का या किसान का बेटा मालिक हो जाएगा, जिले का कलेक्टर बन जाएगा, रेलवे का डायरेक्टर हो जाएगा, बैंक का प्रबंधक हो जाएगा। सुन रहे हो? सही है। तो
और सबसे पहली बात तो योग्यता को आगे आने का मौका मिलता है, यहां योग्यता को बॉस बनने का मौका नहीं मिलता। लेकिन एक खतरा और है, अब कुछ चीजें प्राइवेट की अच्छी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर अच्छा चलाना जानते हैं लेकिन आपके पास अंक सूची नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शर्मा क्लासेस हमारी है, प्राइवेट है, हमें एक कंप्यूटर चलाने वाले की आवश्यकता है, तो हम उससे अंक सूची नहीं पूछेंगे, हम कहेंगे तुम तो टाइपिंग करके दिखाओ। वो कहेगा देखिए सर हमारी टाइपिंग ऐसी, हम कहेंगे कल काम पे आ जाओ। हमें अंक सूची से कोई लेना देना नहीं। वही सरकारी कार्यालय में क्या होता है, आप अंक सूची दिखाइए, काम करते बने या ना बने, हाँ या ना। तो ज्यादातर मामलों में अकुशल मजदूर समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर जाते हैं और ये बाद में उस अर्थव्यवस्था को चरमरा देते हैं। जबकि प्राइवेट में क्या होता है कि कुशल मजदूर प्रवेश करते हैं, योग्यता, अब ये मालिक है, इसे जान पहचान कोई मायने नहीं रखती, इसे तो अच्छा आदमी चाहिए और इसीलिए इसका बिजनेस बिल्कुल प्रोग्रेस करता जाता है। समझ में आ रही बात? यहां पर क्या होता, अच्छा एक बात, अब इसका एक घाटा और है। घाटा यह है कि ये आपको तनख्वाह देता है 5 घंटे की, वो काम कराता है 12 घंटे। कितने घंटे? 12 घंटे काम कराता है, काम पूरा ना होने की सूरत में वेतन काट लिया जाता है। सुन रहे हो? लेकिन सरकारी में आपको टाइम टू टाइम ड्यूटी करना है। हो सकता कि आपके ड्यूटी टाइम में कोई काम ही ना आए, आपकी ड्यूटी ऑफ हो जाए तब जाकर के काम आए, तो आप कहेंगे नेक्स्ट डे, आप कल आइए। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में अगर तुम शटल लगा रहे हो दुकान की, वो ग्राहक आ जाए तो फिर उठाओ और ग्राहक को सामान दो, और जब तक ग्राहक संतुष्ट ना हो जाए तब तक आपकी दुकान बंद नहीं होगी, हाँ या ना। यानी मजदूरों से ओवर टाइम काम कराया जाता है उतने ही वेतन में, उतने ही। अरे क्लियर है? छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा काम करना, कम वेतन देना, ज्यादा काम करवाना, यानी शोषण। काय पर आधारित है? शोषण, हाँ या ना। फायदा केवल किसका? एक का। फायदा केवल किसका? मजदूरी सबकी है, हाँ या ना। अब मांग, सारा बाजार डिमांड पर है। डिमांड नहीं है, माल नहीं बनेगा, माल नहीं मार्केट में आएगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं मार्केट में आएगा, तो निश्चित तौर पर अगर हमें लगा कि मजदूर ज्यादा है, हम तुरंत खाली कर देंगे। कम 50 मजदूर आज खत्म कर दो, अलग करो बाहर, कोई आपकी सिक्योरिटी नहीं। अब कल तक तो हमारे थे, आज हमने कहा बाहर, हमारे पास पैसा नहीं। कोरोना आया, 2.5 साल सब कुछ बंद रहा, कंपनियां बंद। उन्होंने कहा एक काम करो, कितने मजदूर हैं? बोले साहब 500 हैं। बोले 250 अलग कर दो। एक ऑर्डर पास किया, जाओ अपने घर, कोई सिक्योरिटी नहीं। क्या किसी गवर्नमेंट वाले को बाहर किया गया? यह समाजवादी व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था में सुरक्षा है और रिस्क कवर है। अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार वालों के लिए पेंशन है, फंड है, हो सकता है अनुकंपा नियुक्ति भी है, ये सारी सुरक्षाएं आपके पास हैं। लेकिन क्या ये प्राइवेट नौकर के पास है? अगर उसका शरीर डैमेज हो जाए, अगर वो चाहे कि हमें 1 महीने छुट्टी लेना है, तो क्या ये मालिक 1 महीने का वेतन देगा? लेकिन गवर्नमेंट 1 महीने का वेतन देगा, हाँ या ना। अगर किसी महिला का प्रेगनेंसी टाइम आ जाए, उसे बच्चे को जन्म देना है, 6 महीने का टाइम लगना है, 3 महीने पहले से 3 महीने बाद तक, तो क्या ये मालिक उसे तनख्वाह देगा? लेकिन समाजवादी व्यवस्था उसे देगा। नहीं आ रही बात सब? तो ये समाजवाद है, पक्का।
समाजवाद में हमेशा एक सामान्य तौर पर चीजों को बनाया जाता है जिससे वस्तुएं बहुत ज्यादा ना महंगी होती हैं न सडनली बहुत सस्ती होती हैं। सुन रहे हो? यहां पर क्या किया जाता है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जैसी डिमांड आती है माल बना दिया जाता है, डिमांड नहीं आती है माल को रोक लिया जाता है, माल नहीं बनता है तो मार्केट में माल महंगा हो जाता है, और जैसी मार्केट में माल बढ़ जाता है सडनली सस्ता हो जाता है। यानी बर्बाद होने और महंगाई आने दोनों के चांस हमेशा रिस्क पर रहते हैं। हमेशा आपने देखा होगा, पहले आप मोबाइल लेते थे, एक मोबाइल की सिम 3000 की आती थी, फिर हर महीना रिचार्ज कराओ, फिर 2000 की आई, फिर 1100 की आई, आज फ्री में घर घर बट रही। माने एक बात तो हम समझ गए कि वह फ्री की है, लागत उसमें कुछ नहीं थी, और अरबों जनता को 2-2 हजार में टिका दी गई। तुम भी 2000, कितना पैसा यहां से लूट लिया गया। तो इसके ये नुकसान भी है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने के लिए बार बार इसे महंगाई, माल को दबाना, कंट्रोल करना। सोचिए 2 मिनट के लिए, कई बार आपने सुना होगा काला बाजारी, हमने माल को दबा लिया, निकाल नहीं रहे हैं, काला बाजारी हो गई। वही माल मार्केट में कम हो गया, अब आपकी आवश्यकता है, आप महंगी खरीदो, हाँ या ना? लेकिन अगर वही दुकान सरकार की है, सरकार का कंट्रोल है, तो सरकार कल तुम्हें सजा दे देगी कि आप मार्केट बंद नहीं कर सकते, आप किसी को सामान देने से मना नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जनरली तौर पर, अभी हमने लाइन टू लाइन आपको नहीं बताया, लेकिन क्या आपको उदारवादी अर्थव्यवस्था के फायदों के साथ नुकसान समझ में आए हैं कि इनकी कितनी रिस्क, फायदा कितने का है? एक का, शोषण सारी जनता का है, शोषण सारी, और एक आम आदमी कितनी मेहनत कर ले लेकिन वो कंपनी का मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि उसके बाद पूंजी, क्योंकि ये व्यवस्था पूंजी पर आधारित है। आपकी मेहनत, आपके तर्क, आपके दिमाग का उपयोग मात्र लेबर में है। सुन रहे हो? यह टॉप वही हो सकता है जिसके पास पैसा है, जिसके पास, और पैसा एक बार होने के बाद ये खानदानी तौर पर ट्रांसफर होता है। समझ में आ रही बात? तो कोई आदमी जन्म से ही करोड़पति है और कोई आदमी जन्म से ही गरीब है। समझ में आ रही बात? पक्का? अब इन दो अर्थव्यवस्थाओं को हम कल बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, एक एक के बारे में। देखो जरा, ये खुली अर्थव्यवस्था वगैरह ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था हम आपको बता चुके, उत्तर कोरिया की है। विकास के आधार पर हम आपसे कल चर्चा करेंगे कि विकसित कौन है, अविकसित कौन है, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर अगर किसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है तो किस आधार पर अल्प विकसित है, क्यों अल्प विकसित है, क्यों वहां की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हुई। तो ये पॉइंट हम आपको, वहां कैसे समझें हम कि वहां का जीवन स्तर निम्न है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन क्या करते हैं, नारे खूब लगाते हैं, हम विश्व गुरु हैं, और अगर हमने ऐसा नहीं कहा तो हम देशद्रोही हैं। हमें कहना पड़ेगा अपन विश्व गुरु हैं, आपको कहना पड़ेगा। लेकिन जब हम आंकड़ों पर आएंगे, जब आंकड़ों पर आएंगे कि आखिर हमारी स्थिति वर्ल्ड में क्या है, हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, हमारा भोजन स्तर तक ठीक नहीं है, हमारे कपड़े पहनने का स्तर तक ठीक नहीं है, तो हमें पता चलेगा कि हम आखिर किस स्तर का जीवन जी रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो अर्थव्यवस्था में इसके बारे में हम बात करेंगे कल। सॉरी आज हम आपका बहुत शॉर्ट टाइम क्लास ले पाए। कल बिल्कुल फाइनली बता दीजिए कितने लोग हमें 6:10 से 15 मिनट पर उपस्थित मिलेंगे। बाकी जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना, जितने लोग आ सके। सुनो हमारी बात, एक बात सुन लो, बाकी लोग 7:30 पर आए, अपन अर्थव्यवस्था 7:30 8 बजे से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं। एक रिक्वेस्ट हमारी सुन लेना, 15 लोग आए, 20 लोग आए,
25 लोग आए सुबह 6 बजे, लेकिन वो कंटिन्यू आए। कंटिन्यू आने से क्या होता है, रिस्पॉन्स मिलता है। हमने कल क्या पढ़ाया था वो हमें जवाब मिलता है। जवाब मिलता है तो हमारा मोरल सपोर्ट बढ़ता है और हमारा पढ़ाने में मन लगता है। तो आपके लिए टेस्ट पेपर चलेगा 6:15 से 8। आपको टेस्ट पेपर अटेंड करना हो आप करिए, नहीं करना हो कोई जरूरी नहीं। ये सब फालतू के हैं, आप तो वैसे पूंजीपति हैं, उदारवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास करिए, ठीक है। आप पिताजी लोगों से कहिए कि बढ़िया काम धंधा कराएं तो आप उदारवादी अर्थव्यवस्था, लेकिन जितने लोग चाहते हैं कि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाएं, वो सुबह 6:15 बजे आइए, 8 बजे तक पेपर अटेंड करिए। 8 बजे हम अर्थव्यवस्था शुरू कराएंगे। सॉरी 8 बजे नहीं, 7:30 बजे। 7:30 बजे हम अर्थव्यवस्था का लेक्चर लेना शुरू करेंगे। तो कल लेक्चर आपका लंबा रहेगा, सो कल हम आपको इसकी बारीकियों के बारे में हम आपको बताएंगे। अच्छा, इसके नोट्स में हमने बहुत सारा संशोधन किया है। सारे स्टूडेंट से हमारा निवेदन है कि वो इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि सर हमारे पास पुराना है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीजें सुधारी हैं और ये पटवारी के पेपर में आएंगे, आपको पूछी जाएंगी। तो निवेदन हमारा ये है कि आप इसे कलेक्ट कर लेना। सुन रहे हो? और यहां पर यह आवाज कहां चली गई आपकी? हमें सुनाई नहीं दिया। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये आवाज चाहिए। सुन रहे हो? हमें माहौल तगड़ा चाहिए, आवाजें नहीं आई, ठीक है। कल में से आगे बढ़ाएंगे। 10 दिन से 12 दिन का हम लेक्चर लेंगे। बार बार कह रहे हैं ये लेक्चर कतई मत छोड़िएगा। पटवारी के टाइम पर आप इसे ढूंढते रहोगे आप, और उस समय हम मात्र 4 दिन पढ़ाएंगे और अर्थव्यवस्था खत्म कर देंगे। और आज हम एक एक बात के बारे में आपको बताएंगे, और ये एग्जाम में आएगा ही, पीएससी में भी आता है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। और जिन्हें नोट्स कलेक्ट करना हो भैया भले